आज हम यहाँ पर अपनी एसएससी सीएचएसएल की जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर की जो टेस्ट सीरीज चालू की है उसका आज हम यहाँ पर 5वां सेट सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है और क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। हर साल मैंने देखे पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम यहाँ पर अभी 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सारी 36 शिफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये हमारा 5वां शिफ्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बार ग्राफ का है। हम लेख किसी कारखाने के 1 सप्ताह के किए गए टेबल पंखों का उत्पादन दर्शाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मंगलवार और बुधवार को हुए कुल टेबल पंखों के उत्पादन का गुरुवार और शुक्रवार को हुए कुल टेबल पंखों के उत्पादन से अनुपात ज्ञात करें। मंगलवार का कितना है 510 और बुधवार का कितना है 390। तो 510 और 390 800 900 हो गया ये, ठीक है। अनुपात गुरुवार और शुक्रवार, गुरुवार को कितना है 150 और शुक्रवार को कितना है 300। तो टोटल कितना हो गया ये 450। तो कितना अनुपात बनेगा देखो 45 दूनी 90, ये बनेगा 1:2:1। तो क्या आंसर बन गया मेरा 2:1 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं और अकेले क्यू द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो पी कितने दिन में करता है, पी करता है 9 दिन में और क्यू हमारा करता है 15 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम कैसे आता है, इन दोनों का एलसीएम। तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 45। 9 दिन में 45 यूनिट। अब उसके बाद हमारा टास्क रहता है 1 दिन का काम निकालना। ये हो गया हमारा कुल काम, है ना। फिर 1 दिन का काम कैसे आता है, कुल काम में लगने वाले दिनों की संख्या का भाग देंगे। 9 15 45। 9 दिन में 45 यूनिट मतलब 1 दिन में 5 यूनिट हो रही हैं। 15 दिन में 45 यूनिट मतलब 1 दिन में 3 यूनिट हो रही हैं। हमसे क्या बोला, यदि वे एक साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य करें। तो दोनों एक साथ मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं 5 और 3 8। तो 3 दिन में कितने यूनिट कर लेंगे 24 यूनिट, वो 3 दिन में कर लेंगे। तो बचा कार्य कितना है, शेष कार्य हमारा कितना बचा है, देखिए 45 यूनिट था जिसमें से 24 हो गया, तो बचा कार्य कितना है 21। अब हमसे बोल रहा है कि क्यू अकेले क्यू द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो शेष कार्य है कितना 21 यूनिट और क्यू द्वारा 1 दिन में कितनी यूनिट होती हैं 3। तो लगने वाले दिनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 7 दिन। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ट्री मेथड को लगा लेते हैं और 1 बाई 1 करते जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 60,000 रुपये की धनराशि और ब्याज की दर कितनी है 8% वार्षिक। तो 60,000 रुपये का 8% मुझे यहाँ पर ब्याज के रूप में मिलेगा। 1% कितना है 600 रुपये। तो 8% कितना हो जाएगा 6 8 4800 रुपये। अभी मेरे 9,984 रुपये हुए क्या, नहीं हुए। तो अब मैं अगले साल के लिए जाऊँगा। तो अगले साल मुझे 4800 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस 4800 रुपये पर 8% ब्याज और मिलेगा। तो 4800 का 1% कितना है 48। तो 8% कितना हो जाएगा इंटू 8। तो 8 या 64 के 4 हासिल का 6 8 चौके 32 और 6 38। तो कितना हो जाएगा 384 रुपये मुझे यहाँ मिलेगा। तो अब मैं देखता हूँ क्या मैं 9,984 रुपये पे पहुँच गया हूँ। 48 कितना हो गया 9600 प्लस 384। तो कितना हो गया ये 9984। तो हो गया 9,984। तो मुझे कितने साल लगे 1 2। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2 साल। तो इस तरीके से हम इसको सेट करके कर सकते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है कि उसको अमाउंट बना के फॉर्मूले में रखना, फिर उसको इस घातों को कंपेयर करना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से ना करके हम इसको ट्री मेथड से करना ज़्यादा सही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा कितना 86/20। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 86/20 माइनस यहाँ पर कितना देखो 13/8 ऑफ इतना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर उसके साथ 13 का ऑफ सॉल्व करूंगा। तो कितना हो जाएगा देखो 13 कम 13 और 3 दूनी 6। 13 में से 6 का तो कितना बचेगा 7 और ये नीचे कितना हो जाएगा 39। ठीक है, और उसके साथ ऑफ किसका है 13/8 का। तो इंटू कितना हो जाएगा 13/8। तो 13 से काट दो इसको 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा 7/24। ठीक है, प्लस
यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/8 है और डिवाइडेड बाय है 3/7, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1/8 इंटू डिवाइड को जब मैं इंटू करूंगा तो फिर कितना हो जाएगा 7/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/24। देखिए 7/3 1/8 1/8 7/3, ये काय में है माइनस में और ये काय में प्लस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर हम पहले गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना बना 7/24 काय का माइनस का, और यहाँ क्या बन रहा है 7/24 प्लस का, तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगा प्लस, प्लस मुझे क्या दिया, देखो 10 दूनी 20, 20 में से 3 गए तो कितना बचेगा 17/10। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्या बच रहा है 86/20, और यहाँ कितना बचा है प्लस 17/10, तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, कितना जाएगा 20, ये हो जाएगा 86 और ये कितना हो जाएगा 10 से काटूंगा 2 बार, 2 में 17 का गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 34, दोनों को जोड़ दो 18 और 30 110, 6 4 10, 110 और 10 कितना हो गया 120/20, तो कितना आ गया 6, तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो एसएससी में जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत आसान मतलब ईजी रहते हैं एज कम्पेयर टू बैंक, है ना, क्योंकि बैंक में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफ़ी टफ आते हैं, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पे उतना ज़्यादा डरने या फोकस करने की जरूरत नहीं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके भी अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:7 है, यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3289 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 और 7 का रेशियो दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है 3289, है ना, तो हम क्या करेंगे 6 और 7 दोनों लड़के और लड़कियों को जोड़ो तो अनुपातिक योग कितना बना 13 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3289, तो 13 पे वैल्यू इतनी हो गई, है ना, तो मैं इसमें क्या करूँ 13 का भाग दे दो तो 1 पे आ जाएगा 13, 13 दूनी 26 बचेगा 6, 13 पंजे 65 बचेगा 3, 13 तिया 39, है ना, 1 पे वैल्यू आ गई। हमसे पूछा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितने अनुपात में है 7 पे, तो 1 पे वैल्यू इतनी आई है तो 7 पे निकाल दो, 7 का गुणा तो कितना हो जाएगा ये 25 सत्ते हो जाएगा 1750 और 30 आते 21, तो कितना हो जाएगा ये 1771, तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1771, है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है x⁸ 8 - 2599 x⁴ +1 बराबर 0 है, तो x - 1/x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, है ना, तो ये सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा इसको पहले थोड़ा सा, तो x⁸ 8 है -2599 x⁴ +1 बराबर में 0, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा x⁴ का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पर x⁴ का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा x⁴ माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 2599 प्लस 1 क्या हो जाएगा x⁴, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 0, तो अब ये माइनस का 2599 इस तरफ आ जाएगा तो क्या बचेगा x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर में हो जाएगा 2599, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें +2 ऐड कर लूं, है ना, या -2 कर दूं तो x² - 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, जैसे देखिए ये x⁴ प्लस 1/x⁴ है, अगर मैं इसमें 2 कर लूँ, 2 का मतलब क्या है इंटू x² प्लस 1/x², तो x² से x² कट ही जाना है, तो ये 2ab और ये है a², ये है b², इसका मतलब ये है कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो मुझे करना क्या है +2 ऐड करना है ना, तो जब मैं यहाँ पर +2 ऐड करूँगा तो यहाँ भी +2 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बन गया 2599 2601, ठीक है, और 2601 जो है वो किसका स्क्वायर है ये पता करना है मुझे, है ना, तो 2601 किसका स्क्वायर है 2601 1 किस किस में आता है 1 में और 9 में, 2 डिजिट लो काट दो, बचा कितना 26, 26 से स्क्वायर छोटा स्क्वायर किसका है 5 का 25 इंटू 1 बढ़ाया कितना हो गया 30, तो जो हमारा क्वेश्चन 26 है वो क्या है छोटा है, तो मुझे यहाँ से तो ये फर्स्ट नंबर ही लेते हैं हम, और इन दोनों में से छोटा है तो छोटी संख्या क्या ले लेंगे 1, तो ये किसका स्क्वायर बना 51 का, तो यहाँ पर मुझे पता चला, मैं इसी को यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ये 51 का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमारा कितना आया यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आया है 51। ठीक है, अब देखिए मुझे माइनस में चाहिए तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, -2। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, x² प्लस 1/x² क्या करूँ, -2। तो यहाँ पे 51 में से -2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 49। और इसको लिख लूँगा मैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इसको लिख लूँगा 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब स्क्वायर से जब स्क्वायर से प्लस के रूप में बनाना हो तो +2 करते हैं, और माइनस के रूप में बनाना है तो -2 करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है, सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब व्यक्ति 60 मिनट में 4000 मीटर चलता है। ठीक है, हमसे पूछा 18 मिनट में, तो क्या करो, इसमें 0 से 0 काट लो और 3 का गुणा कर दो, तो 6 कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 18 मिनट में वो कितना चलता है, 1200 मीटर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 1200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक 90 - 3θ/2 बराबर √2 है, तो 2 sin θ प्लस 4 cos 2θ का मान ज्ञात करें। 90 - θ बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 3θ/2। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, √2, और कॉसेक में √2 वैल्यू किसकी होती है, 45 की। तो 3θ/2 बराबर कितना हो जाएगा, 45। 3 से काट दिया मैंने इसको 15 बार, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब थीटा बराबर 30 डिग्री हम यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 sin 30 प्लस 4 cos 2θ, थीटा की वैल्यू 30, तो 2θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 2 sin 30 मतलब 1/2 प्लस 4 cos 60 मतलब कितना, 1/2। तो ये कट गया 2 टाइम, ये हो गया 2, और ये कट गया 2 टाइम, ये हो गया 1। तो 2 और 1 मिलके कितने हो गए, 3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a² प्लस 49b² प्लस c² प्लस 18 बराबर 2 इन ब्रैकेट 28b माइनस c माइनस a है, तो a प्लस 7b माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, देखो a² है, ये किसी का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये सब 2ab bc ca के रूप में दिए हुए हैं, है ना। तो मैं इसको देखिए ऐसा लिख लेता हूँ, a² प्लस 49b² प्लस c², ये हो जाएगा कितना, -56b, और ये हो जाएगा प्लस 2c प्लस 2a, और बराबर में और प्लस 18 और बराबर में कितना लिख लेता हूं मैं, 0। तो देखिए यहाँ पर ये a² है, यहाँ पे ये 2a है, तो ये बना a² प्लस 2ab। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2ab, है ना। तो a की वैल्यू तो a है ही, तो और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये क्या बनेगा, a प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से देखिए ये c² है, ये 2c है ना। तो इसको मैं कैसे लिख, फिर इसको मैं 2ab से कंपेयर करूंगा, 2ab। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c है, और b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तभी तो ये 2ab की वैल्यू 2c बनेगी। तो ये हो जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बना c प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या है 49b², और यहाँ क्या है 56b, और 49b² का मतलब क्या है, ये 7b का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा 2ab से कंपेयर, तो ये हो गया 2, और a की वैल्यू कितनी है 7b, तो कितना हो गया 14b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तब तो 14 चौके 56 बनेंगे, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है 4। तो इसको मैं लिखूंगा 7b प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ 2, और यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया हमारा, ये जो 18 है ये पूरा एडजस्ट हो गया। इसको मैंने 1 प्लस 1 प्लस कितना लिख लिया है 16, है ना, ताकि ये पूरा 18 डिवाइड हो जाए। अब ये इसको मैं यहाँ से हटा देता और बराबर में कितना रख लेता 0। और जब भी संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो
तो उन सब संख्याएं सेपरेट सेपरेट जीरो ही होती हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, और पॉजिटिव संख्या का सम जीरो कब हो सकता है, जब वो सब जीरो ही हो, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहाँ पर a+1 बराबर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर c+1 बराबर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर 7b+4 बराबर जीरो हो जाएगा। तो a बराबर आ गया मेरा यहाँ पर -1, c बराबर आ गया -1, और b बराबर आ गया -4/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे a, b और c के मान आए हैं इनको उठा के हम कहाँ रख लेंगे, अपने जो हमें जिसमें मान निकालना है वहाँ। ठीक है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ a की वैल्यू कितनी आई है -1 प्लस 7b की वैल्यू कितनी आई है -4/7। ठीक है, और -c की वैल्यू कितनी है 1, और -c की वैल्यू कितनी है -1। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है ये प्लस में नहीं था, ये एक्चुअली माइनस में है, तो ये माइनस का 2a भी बनेगा, तो ये जो है पूरा ये बनेगा मेरा 7b-4, और यहाँ पे भी आएगा 7b-4, और ये हो जाएगा फिर प्लस के 4/7, और यहाँ पे भी प्लस के 4/7, 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 4। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, इसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। बोला आधार इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है हमारा आधार, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बराबर कितना हो गया 104, तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 208, है ना। देखिए जब मैं इसको एक वर्ग समीकरण के रूप में बनाऊंगा, तो जब वर्ग समीकरण बनाऊंगा तो वर्ग समीकरण के गुणनखंड करने ही पड़ेंगे, तो इससे अच्छा ये है कि मैं यही गुणनखंड करके इसको देख लूं। 208 के ऐसे गुणनखंड बना लेता हूं कि दो संख्याओं में अंतर कितने का हो, 3 का हो। तो सबसे पहले मैंने 2 से काटा 104, 3 का अंतर नहीं है, 2 से काटा 52, है ना, तो 4 और 52 में भी नहीं है, फिर 2 से काटा 26, तो ये कितना हो गया 8 और 26 में भी नहीं है, फिर 2 से काटा तो कितना हो गया ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 और 13 में कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो ये वाली संख्या कितनी हो गई 16, और ये वाली संख्या कितनी हो गई 13, क्योंकि इनका गुणनफल कितना आ रहा है 208। तो हमसे पूछा है कि इसके आधार की लंबाई कितनी है, आधार क्या है 3 सेंटीमीटर कम है, छोटा वाला है, तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है ना, तो एक तो हम इसको बेसिक से कर सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि मन से संख्याएं सोचते जाएं और उसको थोड़ा चेक करते जाएं, है ना। तो पहले मैं चेक करके बता देता हूं, जैसे मान लो शेषफल 6 बचाना है, तो एक तो 6 ही हो गया, 7 से भाग दोगे 6 से हो गया, फिर उसके बाद 13 हो गया, 7 एकम 7 6 बच जाएगा, फिर उसके बाद 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा, 7 तिया 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। अब देखिए यदि मैं इसके वर्ग को 36 को डिवाइड करूं तो 7 पन्ना 35, बचेगा कितना 1, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 13 का वर्ग कितना होता है 169, उसको 7 से डिवाइड करूंगा 7 दूनी 14, है ना, बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 2, फिर ये हो जाएगा 29, 7 तिया 21 बचे 7 चौके 28, कितना बच जाएगा 1, फिर इसका वर्ग कितना हो जाएगा 400, 400 को देंगे तो 7 पन्ना 35, बचेगा 5, 7 7 49, फिर 1 शेष बच जाएगा। तो हर कंडीशन में क्या बच रहा है 1 1 1 1 शेष बच रहा है, तो मैं इसका आंसर कितना टिक कर दूंगा 1। दूसरी तरीका ये है कि मैं इसको बेसिक से कर लूँ। देखो कोई भी संख्या 7 से विभाजित है तो वो क्या होगी 7 का एक मल्टीपल होगी, और 6 शेष बच रहा है मतलब वो उसमें क्या है 6 एक्स्ट्रा है, तो ये संख्या बन गई 7x + 6। अब बोला कि इसके वर्ग को 7 से विभाजित करें, तो इसका वर्ग करूंगा जब मैं तो क्या बनेगा देखो 49x² a² + b² + 2ab। ठीक है, तो देखिए ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसमें 49 है, ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 7 दूनी 14 मतलब
14×6 = 84 और ये 7 का एक मल्टीपल है तो उसके 12 टाइम डिवाइड हो जाएगी। बचेगा केवल क्या, हमारा 36 है ना। तो 7 पन्ना 35 और शेष कितना बच जाएगा 1। तो हर कंडीशन में क्या शेष बचेगा, एक ही शेष बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और मन से संख्याएं मानते जाओ और उसके में चेक कर लो, 3-4 चेक कर लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि एक मतलब यूनिक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो बस उसी पे हम आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई दुकानदार 840 केजी चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है और उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात करें। तो इसको एलिगेशन से कर देंगे हम। कुछ हिस्सा उसने 25% लाभ पर बेचा है, कुछ हिस्सा 10% हानि। तो हानि हम कहाँ ले लेंगे, माइनस में, और कुल मिलाकर उसे कितने का हुआ है, 15% का लाभ हुआ है। तो 25 में से 15 गया तो बचा 10, 15 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 25। तो क्या अनुपात बन रहा है, 5 और 2 का। तो 5 और 2 कितना हो गया 7। 7 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 840। कुल मात्रा दोनों का टोटल अनुपात 7 है ना, 7 और 7 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 840। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। हमसे क्या पूछा, हानि पर। तो हानि पर कौन सा गया, 2 हिस्सा। तो 1 पे वैल्यू 120 है तो 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 kg। तो सिंपल क्वेश्चन था, एलिगेशन से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। a + b + c = 4, ab + bc + ca = -14 और abc = -18 है। तो √4a³ + 4b³ + 4c³ - 36 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिसका मान ज्ञात करना है, मैं थोड़ा सा उसको देखूं तो ये बन रहा है 4, इसमें से कॉमन ले लें तो a³ + b³ + c³ - 36। तो पहले सबसे पहले मुझे वैल्यू किसकी निकालना पड़ेगा, a³ + b³ + c³ की। ठीक, उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। ये है कि a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c इन ब्रैकेट a² + b² + c² -ab - bc और -ca। ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं a³ + b³ + c³ के फॉर्मूले पे जाऊंगा। अब इसको जब मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए। तो a² + b² + c² की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2 इन ब्रैकेट ab + bc और प्लस ca, है ना, ab + bc + ca, ab + bc + ca। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a² + b² + c² की वैल्यू के लिए मुझे a + b + c की वैल्यू पता है, ab bc की पता है, तो a² + b² + c² निकल आएगा। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। a² + b² + c² की वैल्यू मुझे निकालना है, मैंने मान लिया इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, और +2 ab + bc + ca की वैल्यू कितनी है -14। तो x की वैल्यू मतलब a² + b² + c² की वैल्यू 14 दूनी 28 और ये वहां जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 44, है ना। 28 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरे को a² + b² + c² की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 44। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ a² + b² + c² बराबर मेरा आ गया है 44। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस a² + b² + c² की वैल्यू a² + b² + c² की वैल्यू 44 यहाँ पर रख लेता हूँ, माइनस इसमें से देखिए माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ab + bc + ca बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी है -14। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं -14, ये हो गया, प्लस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ a + b + c की वैल्यू कितनी है 4 और बराबर में मैं लिख लेता हूँ a³ + b³ + c³ की वैल्यू मेरे को निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ x -3 abc की वैल्यू कितनी है -18। तो ये कितना हो गया 18 तिया 54 प्लस के 54 हो गया, तो ये हो गया x + 54 बराबर में देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस के 14, ये कितना हो जाएगा 58 × 4। तो कितना हो जाएगा ये 58 × 4 मतलब कितना हो जाएगा ये 232। तो सीधे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 232। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 232 में से 52 घटाना है मुझे, तो ये हो जाएगा 232 में से 50 गए तो ये हो जाएगा
80 और 4 और गए है ना, तो 4 मतलब 2 और गए तो कितना 178। तो ये x की वैल्यू आ गई है 178। आप 232 में से 54 को माइनस कर लेना, 178 आएगा। ठीक, तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आ गई है 178। अब मुझे देखिए मान रखना किस में है, इसका मान निकालना है, तो मैं इसमें उठा के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू रख लेता हूं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 कॉमन ले लेता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आई है 178 और माइनस कितना हो जाएगा ये 36। तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 680 और 32 712 में से 36 गया मतलब 676 है ना। अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 676 और अंडर रूट 676 की वैल्यू कितनी होती है 26। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पे करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या और उसके 3/5 भाग के मध्य अंतर 274 है, संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। देखिए 3/5 कितना होता है 60%, और संख्या के 60% का अंतर मतलब कितना हो गया 40%, और दिया कितना है वो 274। हमसे क्या पूछा है उस संख्या का 20%, तो 2 से भाग दे दो, 20% बराबर कितना हो जाएगा 137 है ना। करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे मेरा 137। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें है ना। देखिए आधार का व्यास दिया हुआ है मुझे 18, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो पाई आर की वैल्यू हो गई 9l, एल मतलब हो जाएगा इंटू में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और बराबर में कितना हो जाएगा ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 7 में 424 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा ये 2800, 160 और 28 है ना, मतलब कितना हो जाएगा ये 2988 और 2 2990, मतलब 2990, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7। तो ये 7 से 7 कट गया, 9 से काटो इसको 9 तिया 27 बचेगा, तो 9 तिया 27 और 0, 22 से काट दो इसको, 22 से कम 22 बचेंगे 11, 22 पंजे 110 है ना। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 15, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225, और r की वैल्यू कितनी है 9, तो 15 9 और किससे बनता है 12 से बनता है, चलो देख लेते हैं फिर भी। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 21, 81, एच स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा 225। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 में से 81 गए तो 80 गए तो 145, एक और गया तो 144, तो एच स्क्वायर बराबर 144, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 12 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू यहाँ पर ध्यान बस ये देना है हमें कि जो शंकु होता है, शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये जो तिर्यक ऊंचाई L है इसका मान होता है आर स्क्वायर और एच स्क्वायर में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, तो L का मान होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस इसको ध्यान में रखना है, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि कोण ABC बराबर 90 अंश है, AB बराबर 6 है, BC बराबर 8 है और BD AC के लंबवत है, तो AD अनुपात DC का मान ज्ञात कीजिए है ना। ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये कोण किस पे है, कोण ABC, तो B पे हो गया है 90 अंश A और ये हो गया C, और हमसे बोला है कि AB बराबर 6, BC बराबर कितना दिया है 8, तो ये 6 8, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 10, पाइथागोरस लगा ली, और BD AC पर लंबवत है, तो B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर D पे वो लंबवत होगी। ठीक है, AD और इसका रेशियो पूछा है, AD और DC का रेशियो पूछा, तो सबसे पहले मेरे को क्या BD का मान निकालना पड़ेगा है ना। BD में फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के इससे इसका मान निकाल लूंगा और उससे 10 को घटा के इसका मान लूंगा, या फिर इन दोनों में लगा के किसी में से भी एक में लगा लेंगे। तो मैं लगा लेता हूँ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 बराबर 1/2
आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कितना BD, तो ये हो जाएगा 2 से काट दूंगा इसको 5 बार, तो BD बराबर है ना 24 में 5 का भाग 48 पंजे 240, कितना हो जाएगा 4.8। तो देखिए ये कितना आ गया है मेरा 4.8, और ये 90 है, 90 के सामने कितना हो गया है 6, और यहाँ कितना है 4.8। 6 का मतलब क्या है, देखिए ये 1.2 का 4 गुना है, ये 1.2 का 5 गुना है, तो ये 1.2 का कितना होगा 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा ये 3.6। अब ये 3.6 है और ये पूरा 10 है, तो CD का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, मतलब ये कितना बचेगा 6.4, है ना। तब तो दोनों मिलके 10 सेंटीमीटर होंगे। हमसे क्या पूछा है, AD और BC का रेशियो, तो AD कितना आया 3.6 और DC कितना आया 6.4, तो ये दशमलव से दशमलव और 4 से काट दो इसको 9 बार, 4 से काट दो इसको 16 बार, तो करेक्ट आंसर मेरा कितना बन गया 9:16। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से उसी समतल में वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो ज्योमेट्री का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो SSC CHSL में पूछा जाता है, ये हो गई। और उसके बाद वृत्त के केंद्र, जैसे मान लो ये वृत्त का केंद्र है, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, और ये एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। हाँ, और ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है। हमसे क्या बोला है PQ और PR खींची गई हैं, ये हो गया PQ, ये हो गया PR, और वृत्त का केंद्र क्या है O। हमसे बोला है PQOR, PQOR, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए ये जो बना है ये किससे बना है 15 और त्रिज्या, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। तो ये जो चतुर्भुज है इन 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है ना। ये त्रिभुज POQ या POQ और त्रिभुज POR से मिलकर बना है चतुर्भुज PQOR, है ना। तो मैं अगर इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा। तो देखिए ये 15 है, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 9, तो ये 3 का 3 गुना, 90 के सामने 5 का 3 गुना, तो यहाँ कितना होगा 4 का 3 गुना, मतलब कितना 12। अब यहाँ पे भी जैसे 15 है 9 है, तो ये भी कितना होगा 90 के सामने कितना बनेगा, 90 के सामने 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना, या 9 × 12, 12 × 9 एक ही बात है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो गया। और ऐसे ही एक त्रिभुज नीचे बना है, तो मतलब ऐसे कितने त्रिभुज हैं 2 त्रिभुज हैं, तो इंटू कितना हो जाएगा 2 चतुर्भुज PQR के क्षेत्रफल के लिए। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 12 9 में कितना हो जाएगा 108। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती हैं, और जो वृत्त के केंद्र की दूरी थी वो दोनों में कॉमन थी। तो जो त्रिभुज बने वो दोनों कैसे बन गए हैं, आइडेंटिकल त्रिभुज बन गए हैं। तो दोनों के त्रिभुजों का, एक के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का गुणा कर लो तो दोनों के त्रिभुज हो गए। दोनों के त्रिभुज से क्या बना है हमारा चतुर्भुज PQOR, है ना, POQR जो भी बना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार कागज के सीट की फोटोकॉपी के लिए ₹1.50 लेता है और 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की छूट देता है। कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्चा आएगा। तो जैसे हम दुकान गए तो उन्होंने बोला भाई 400 के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, 400 तक तो पूरा पेड करना है, और 800 सीट थी तो 400 का पूरा पेड करना और 400 पे डिस्काउंट मिलेगा। तो 400 पे पूरा पेड करना मतलब ₹1.50, ₹1 के हिसाब से 400, 50 पैसे के हिसाब से 200, तो यहाँ पे टोटल कितने रुपए लग गए 600 रुपये लग चुके हैं। उसके बाद ये 400 की प्रिंटिंग कराई अपन ने, तो पैसा कितना बनता है, इसमें भी 600 बनता है, लेकिन वो छूट कितने की देगा 5.5% की। तो 5% कितना हो गया 30, और 0.5% कितना हो जाएगा फिर 3, तो टोटल कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा 33 का। तो 33 का डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 567 रुपये हमें पेड करना पड़ेगा। तो टोटल हमें कितना पेड करना पड़ेगा 500, 600, 1167 रुपये। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1167 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के
पांचवें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर अगर हम ये सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हमें वहाँ पता चलेगा कि जैसे मान लो ए बी सी डी ई, तीन ए बी सी डी ई 5 संख्याएं हैं, तो ये जो 4 संख्याएं हैं इनका योग, है ना, 4 संख्याओं का योग पहली संख्या के 5 गुना के बराबर है। ये जो पहली संख्या है ए, ये इन 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये इनमें अगर मैं अनुपात देखूं, अगर ये 1 है तो ये कितनी होंगी, 5 होंगी। इनका योग कितना होगा, 5 होगा। तो क्या अनुपात बना, 1:5, और इनका योग कर दें तो अनुपातिक योग कितना बन जाएगा, 6, और संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 × 26.4, तो 26 पंजे 130 और 2 132, है ना। तो 6 पे वैल्यू कितनी हो गई, 132, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। हमसे क्या पूछा, पहली संख्या, हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या, और पहली संख्या का अनुपात कितना है, 1 है, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 22, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा हमें अपना कॉमन सेंस को भी यूज़ करते रहना। अभी हम इसको बेसिक से करने बैठेंगे तो 5 संख्याएं लेंगे, फिर उसको एक्स वैक्स मान के करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपना लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन अप्रोच हमें यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। हम यहाँ पर एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ जो शॉर्टेस्ट है, कम समय में हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब कितना, 2πr बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से r की वैल्यू पता चल जाएगा, देखो 22 दूनी 44 दूनी 88, r बराबर कितना आ गया, 14। हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल मतलब πr², तो πr², r की वैल्यू आ गई थी 14 × 14, ना। तो 7 से काट दिया मैंने 2 बार, 44 में 14 का गुणा, है ना, 44 में 14 का गुणा, तो 44 में 14 में 40 का गुणा कितना हो जाएगा, 560, और 14 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 56, तो कितना हो जाएगा ये 616। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया स्तंभ आलेख एक स्कूल की कक्षाओं ABCD में लड़के और लड़कियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा को आवंटित शिक्षकों की संख्या और अगली कक्षा में प्रोन्नत विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है ना। किस कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उच्चतम है। देखिए इसका मतलब यह है कि प्रोन्नत का मतलब है कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए पास होके नेक्स्ट क्लास में चले गए, उसको बोलते हैं हम प्रोन्नत, है ना। तो अभी हमें बोला है कि क्या बताना है हमें, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत उच्चतम था, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा अनुत्तीर्ण हुए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 65, जैसे मान लो यहाँ पे मैं देखूँ तो कितना होगा ये 30 और 20 50, 58 में से 43 पास हो गए, 58 में से 43 पास हो गए। यहाँ कितने बच्चे हैं, 65 में से कितने पास हुए हैं, 45, मतलब यहाँ कितने फेल हुए हैं, 20 फेल हुए हैं, ठीक है। 65 में से 20 फेल हो गए, तो अच्छा खासा परसेंटेज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितना है, 62 है, 62 में से 58 पास हो गए। यहाँ कितना है, 64 67 है, 67 में से 61 पास हो गया। तो ये सी और डी का तो खेल खत्म हो गया, ये तो अच्छा खासा परसेंटेज पास हो गया। अगर मैं ए और बी को देखूं तो यहाँ पे कितना हुआ है, 43 पास हुए हैं, कितने में से, 58 में से, और यहाँ कितने पास हुए हैं, 45 पास हुए हैं, कितने में से, 65 में से। तो इसका भी परसेंटेज यहाँ पर ए का परसेंटेज मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया आलेख किसी कंपनी का उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। हमें जो सर्किल, रेड सर्किल से क्या बता रहा है, उत्पादन, और ये जो स्क्वायर जैसा बना है इससे क्या दिखा रहा है, बिक्री, ठीक है। तो अभी हमें क्या बताना, 2015 और 2017 में उत्पादन और 2018 और 2019 में बिक्री में अंतर ज्ञात कीजिए। 2015 में उत्पादन है 600 और 2017 में उत्पादन है 750, तो कितना हो गया ये 1350। और 2018 और 2019 में बिक्री, तो यहाँ कितना है बिक्री 400 और यहाँ कितनी है 516, तो 400 और 516 मतलब कितना हो जाएगा, 400 500 916, ठीक है। हमें क्या बताना अंतर, तो 916 84 में पहुँच गए 1000 और प्लस 350, है ना। तो कितना हो गया ये 130 134 और 434, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 434। दूसरा तरीका हम देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाइड हम दिमाग लगाएं कि यहाँ पर कितने का अंतर है, देखो 400 और 600 में कितने का अंतर है,
200 का, और 516 और 750 में कितने का अंतर है, देखो 250 में से 16 गए, तो 250 में 16 गए तो कितने का अंतर है, 234 का। तो टोटल अंतर कितने का हो गया, 434 का। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 434। ऐसे भी हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपना टाइम बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 3 है, तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू, इसका इंटू करना है, तो कुल मिला के मुझे इसकी वैल्यू ना निकाल के केवल इतना पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, है ना, 3 कॉस थीटा। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस के 3 कॉस थीटा यहाँ चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ आके घट जाएंगे तो कितना बचेगा 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से मैं काट दूंगा इसको 2 टाइम, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 2/1। तो टेन थीटा बराबर आ गया मेरा 2/1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो इसको मैं थीटा मान लूँ, तो टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा √5। हमसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, तो 2/√5 का स्क्वायर मतलब कितना 4/5 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार 1 आधार बटा कर्ण, तो 1/√5 का, फिर क्या मुझे यहाँ वैल्यू किसकी लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 1/√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/5। तो ये कितना हो गया 5, 4 में से गया कितना 3। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/5। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पे हो गया 3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक ये बार ग्राफ दिया गया है, 2015 से 2019 तक PQR 3 विभिन्न चीनी कंपनियों द्वारा चीनी के उत्पादन को दर्शाया है। ठीक है, बार ग्राफ का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। PQR कंपनियां द्वारा 2015 से 2000 तक चीनी का उत्पादन है ना, ये चीनी का उत्पादन देखो, P किसको, P जो है वो ब्लू कलर से है, येलो कलर से Q है और ग्रे कलर से है R। हमें बताना है कंपनी P द्वारा 2015 से 2019 तक किए गए चीनी के औसत उत्पादन का कंपनी R द्वारा वर्ष 2015 से 2019 में किए गए औसत उत्पादन का, चीनी के औसत उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना। तो सबसे पहले मुझे कंपनी P और कंपनी R का औसत निकालना पड़ेगा। तो कंपनी P मतलब ब्लू, तो ये कितना हो गया, देखो ब्लू वाले में 120 और 80 कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 300, और ये हो गया 80, और ये हो गया 70। तो 300 और 150 कितना हो गया 450, 450 बटा 5 मतलब इनका औसत कितना आ गया है 90। अब ग्रे वाला है ना, तो ग्रे वाले में देखो ये हो गया 100 और ये हो गया 70 और 90, 160 है ना, 160, 260, 260 और 50, 260 और 50, 310, 310 और 65, 375 है ना। तो 375 के बटे में 5, 375 के बटे में 5, तो कितना हो जाएगा ये 7 पन्ना 35 बचेगा 2, 75। तो कितना आ गया इसका औसत 75। तो हमें क्या बताना था इनका अनुपात, तो 15 से काट दो, 15 छिक्का 90 और 15 पंजे 75। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा 6:5। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा आज का हमने 5वां सेट सॉल्व किया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको अभी हम और भी ऐसे शिफ्ट कराते रहेंगे, हम पूरी 36 का शिफ्ट कवर कराएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की शिफ्ट की वीडियो भी जो है वो समय पर मिलती रहें। थैंक यू।